दोस्तों नमस्कार। बायोलॉजी की 12th नंबर की वीडियो क्लास आज हम करेंगे और इस वीडियो क्लास में हम पढ़ेंगे प्लांट के बारे में। जो बचा हुआ पार्ट है हमारा, यानी कि पादप जगत जो हम पढ़ रहे थे, उसी में हम इसमें आगे बढ़ेंगे। हमने बात की थी इस वाले टॉपिक में, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं फंजाई के बारे में, यानी कि जो कवक वाला हिस्सा था वो हमने कर लिया है। इसके अलावा हमने एल्गी यानी कि शैवाल, इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया है। अब जो हमारे पास में जो बचे हुए रिमेनिंग टॉपिक्स है वो कौन कौन से हैं, जैसे एक है ब्रायोफाइटा, उसके अलावा दूसरा है टेरिडोफाइटा, इसके अलावा हमारे पास में है जिम्नोस्पर्म और हमारे पास में है एंजियोस्पर्म। इनका मैं हिंदी में मीनिंग साथ साथ में बताता चलूँगा जब टॉपिक्स पे आगे आएंगे। इनके अलावा हम कुछ पैरेलल चीज़ों को भी पढ़ेंगे, कुछ समानांतर ऐसी कुछ वनस्पतियाँ हैं कि जिनको हम इस वाली कैटेगरी में तो शामिल नहीं करते हैं। उनको हम, होते तो वे इसी का हिस्सा है, लेकिन उनको हम अलग से ही पढ़ते हैं। जैसे एक होता है, मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, एक होता है लिथोफाइट्स। लिथोफाइट्स लिथोफाइट्स होता है, एक होता है क्रायोफाइट्स, एक होता है जेरोफाइट्स। तो ये 3 कैटेगरीज ऐसी हैं जिसको हम अलग से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ पर। और बायोलॉजी के इस हिस्से की में आगे बढ़ने से पहले एक बात और भी डिस्कस करना चाहूँगा कि अधिकांश बच्चे, अधिकांश विद्यार्थी क्या करते हैं कि बायोलॉजी को पढ़ने के क्रम में वो हमेशा ये सोच करके चलते हैं कि सिर्फ जूलॉजी ही से ही क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं पेपरों में। जबकि वो इसके साथ में इस वाले पार्ट को, जिसको हम बॉटनी कहते हैं यानी कि वनस्पति विज्ञान कहते हैं, इसको पढ़ने में थोड़ी चूक कर देते हैं। कुछ विद्यार्थी यह भी सोच रहे होंगे कि जो हमारी ये वीडियोज़, जो क्लासेस आ रही हैं ये वाली, कि इसमें लगातार बॉटनी के बारे में पढ़ा जा रहा है। तो मैं उनको ये भी बताना चाहूँगा कि ये बॉटनी की आखिरी वीडियो है, या इसके बाद में अगर कुछ चीज़ें ऐसी बचती हैं तो उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो छोटा सा मैं बना दूंगा जो बॉटनी से संबंधित होगा। उसके बाद में हमारा जूलॉजी वाला पोर्शन ही चलेगा पूरा का पूरा, और इसमें हम डिफरेंट काइंड के, अलग अलग प्रकार के जितने जीव जंतु हैं उनके बारे में तो जानकारी लेंगे ही लेंगे। साथ में ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी कि मानव शरीर का जो विज्ञान है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे होंगे। मानव से जुड़े हुई सारी बातें, मानव के रक्त से लेकर के उसमें पाए जाने वाले टिश्यूज़ से लेकर के, इनको ऊतक कहते हैं, बहुत सारे सिस्टम है, पाचन तंत्र है, उत्सर्जी तंत्र है, श्वसन तंत्र है, बहुत सारे जो तंत्र भी हैं वहाँ पर। तो उन सभी चीज़ों को हम पढ़ेंगे और इससे संबंधित लगभग हमारी 8 से 9 वीडियोज़ आएंगी। इस प्रकार से टोटल बायोलॉजी की, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 20 से 22 वीडियोज़ हो जाएंगे। लेकिन मैं साथ में ये भी आपको क्लियर करूँगा कि 20 से 22 वीडियोज़ को अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ा है, उनके प्रॉपर नोट्स भी बनाए हैं, तो आपको डेफिनेटली एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। प्यारे बच्चों, इस क्लास में मैं आपको एक बार फिर से जो बताना चाहता हूँ कि प्लांट किंगडम जो हम पढ़ रहे थे, यानी कि पादप जगत के बारे में जो हम पढ़ रहे थे, उसके मैंने आपको बताया था कि 2 हिस्से थे। एक तरफ तो मैंने आपको बताया था कि क्रिप्टोगैम्स था, क्रिप्टोगैम्स, जिसको हमने बोल दिया था कि ये अपुष्पी पौधे होते हैं या अपुष्पी पादप इसको कह देते हैं। दूसरी तरफ मैंने आपको बताया था फेनेरोगैम्स के बारे में, जिसके लिए मैंने हिंदी में शब्द इस्तेमाल किया था कि ये पुष्पी पादप होते हैं। आप इनके नाम से ही आपको आइडिया लग रहा होगा कि जो अपुष्पी होंगे, इनमें जाहिर सी बात है कि ना तो फ्लावर्स होते हैं ना इनमें फ्रूट्स पाए जाते हैं। ये बात हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी, जबकि यहाँ पर फ्लावर्स, फ्रूट्स वगैरह सारे पाए जाते हैं। इसमें भी कुछ कैटेगरीज होती हैं कि जहाँ पर फ्लावर्स तो होते हैं लेकिन जो है फ्रूट्स नहीं होते, कुछ में फ्रूट्स पाए जाते हैं। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए इसमें डिस्कस करते चलेंगे। यहाँ पर हमने सबसे पहले जो ग्रुप पढ़ा था उसका नाम था थैलोफाइटा। अगर आप लोगों को याद हो, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा में ही हमने फंजाई को पढ़ा। वहीं पर ही हमने दूसरा जो पोर्शन था जिसको हमने एल्गी कहा, वो हमने यहीं पर पढ़ा। तो ये 2 चीज़ें हमने यहाँ पर बेसिकली पढ़ी थी। इसके अलावा यहाँ का जो नेक्स्ट ग्रुप है वो है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, और लास्ट वाला है टेरिडोफाइटा। तो ये ग्रुप इसका है, और इस वाले का जो ग्रुप था उसको मैं फिर से एक बार डिस्कस करूँगा यहाँ पर।
एक तो था जिम्नोस्पर्म, जिसको हमने कहा था कि ये अनावृत बीजी होते हैं, अनावृत बीजी, या इनको हम कह सकते हैं नेक्ड सीड या नग्न बीजी भी इनको कहा जा सकता है, नग्न बीजी। जबकि दूसरे वाला जो हिस्सा था उसको हमने कहा था एंजियोस्पर्म, यानी कि आवृत्ति बीजी। तो यही पूरा का पूरा प्लांट किंगडम है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने अपनी 2 वीडियोस जो पहले बनाई थी वो इसके संबंध में बनाई थी, वो इसके संबंध में। आज की जो वीडियो है वो काफ़ी शॉर्ट होगी, क्योंकि उसमें हम ये सारी चीज़ें इजीली हम सारियों को कवर कर लेंगे इनको। सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा के बारे में। ब्रायोफाइटा, इसके लिए हिंदी में शब्द भी आप ब्रायोफाइट ही यूज़ करेंगे, ब्रायोफाइट। आपको एक बात और भी ध्यान रखनी है कि ब्रायोफाइट को ही ब्रायोफाइट्स भी कहते हैं। तो ऐसा मत समझना कि ये कोई अलग चीज़ है, वो भी लगभग सेम ही चीज़ है। लेकिन क्या होता है कि जब हम पढ़ते हैं बायोलॉजी को, तो हम बायोलॉजी में कुछ वर्ड्स को आज भी उसी सेम लैटिन भाषा में या ग्रीक भाषा में ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे कुछ जगह पर आपको प्लांट दिखाई पड़ेगा लिखा हुआ, प्लांट का मतलब आप समझते हो, लेकिन जब बात होती है प्लांटी की, तो इसका मतलब है कि ये जो शब्द है ये कहीं ना कहीं इंग्लिश से जुड़ा हुआ तो है, अंग्रेजी भाषा से जुड़ा हुआ तो है, लेकिन इस पर प्रभाव है ग्रीक शब्दों का या लैटिन शब्दों का। ये बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको एक बात और भी ध्यान रखनी है कि जैसे हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, मान लीजिए कि आप जैसे साइंस ही पढ़ रहे हैं, तो एक विद्यार्थी को ये पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से कौन सी चीज़ ज़्यादा पूछी जा सकती है। क्योंकि अगर हम ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे तो अगर देखा जाए तो इसके बारे में तो बहुत सारी बुक्स भी हैं, ऐसी बुक्स हैं जो जिसमें सिर्फ ब्रायोफाइटा के बारे में ही चर्चा की गई है। तो बहुत सारी स्पेसीज़ हैं, थाउजेंड्स जो है स्पेसीज़ हैं, लाखों के आसपास में हैं, इतनी प्रजातियां होती हैं इस वाले ग्रुप में, इस समूह में पौधे के। लेकिन हमको क्या करना होता है कि हमको सिर्फ वो चीज़ें पढ़नी होती है कि जो हमारे पेपर में ज़्यादातर पूछी जा चुकी है। मैं आने वाले टाइम में आपको एक टेस्ट भी जो है यहाँ पर कराऊंगा साथ साथ में, जो चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी हैं यहाँ पर, और उसके मैं पीडीएफ फाइल भी आप लोगों को दूंगा, ताकि आप लोग उसको और भी अच्छे तरीके से कवर कर सको और आप लोग क्वेश्चन का लेवल भी समझ पाओगे कि प्रश्न का स्तर क्या है वहाँ पर। तो प्रश्न का स्तर जितना आप अच्छा बना करके चलोगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। और ये डिटेल्ड क्लास करवाने का उद्देश्य भी यही है कि आप लोगों को किसी एक्सटर्नल सोर्स की आवश्यकता ना पड़े, और आप लोगों की अगर एक बार किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में अगर आपकी जानकारी क्लियर हो चुकी है, अंडरस्टैंडिंग आपकी हो चुकी है, तो आप जो है जो चीज़ें यहाँ पर नहीं भी कराई गई होगी उनके बारे में भी आप कहीं ना कहीं समझ ही पा रहे होंगे। मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन आता है आपके पास में जिसमें 4 ऑप्शंस दिए गए होते हैं, तो जो क्लासेस हमारे यहाँ पर हो रही है, हो सकता है कि उसमें 3 ऑप्शंस होते हैं, उसमें 3 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं ऐसे कि जो आपने इस कक्षा में किए हैं, लेकिन चौथा ऑप्शन ऐसा वहाँ पर आपको दिखाई पड़ गया कि जो हमारी पूरी की पूरी सीरीज में कहीं था ही नहीं। तो आपको इस बात का आइडिया हो जाएगा कि एलिमिनेशन के आधार पर आप जो है एक अच्छे जो उसका आंसर होगा, ऑप्शन होगा, वहाँ तक आप इजीली पहुँच जाओगे। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है साथ ही साथ में कि जो एक डिटेल्ड क्लास होती है, खास करके जो बोर्ड पर होने वाली क्लास होती है, उसका उद्देश्य इस बात से होता है कि बच्चे का जो अंडरस्टैंडिंग है, बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, उसको रटने की आवश्यकता ना पड़े। और अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ रट ही सकते हो या रटना जो है आपको ज़्यादा पसंद है, तो फिर ये वीडियोस शायद आपके उतने काम नहीं आ पाएंगे। बात करें अगर ब्रायोफाइटा की विशेषताओं के बारे में कि कौन कौन सी विशेषताएं, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स या एट्रीब्यूट्स होते हैं कि जिनकी वजह से हम इस बात को पहचान पाते हैं कि यह पौधा ब्रायोफाइटा ग्रुप का है। तो ब्रायोफाइटा में पाए जाने वाले सभी जो पौधे हैं, जितनी भी प्रजातियां हैं पौधों की, उनमें कुछ विशेषताएं एक जैसी होती है, इसीलिए उनको हमने उठा करके एक ही ग्रुप में रखा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक शब्द होता है टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी को हम वार्गीकी भी कहते हैं। वार्गीकी का मतलब है कि हमने वर्गीकरण किया है। वर्गीकरण जो किया था कार्लोस लिनियस ने, ये एक पेपर में आया क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है इसके बारे में कि किसने टेक्सोनोमी का जनक कौन है या फादर कौन है। मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ आपको पहले। कार्लोस लिनियस ने जब टेक्सोनोमी बनाया तो उन्होंने बोला कि जिन भी पौधों की 70% के आसपास में विशेषताएं मिलती हैं, उन पौधों को हम एक ही ग्रुप में रखते हैं। तो बात करें अगर ब्रायोफाइटा की कुछ विशेषताओं की, तो इसमें सबसे पहली विशेषता तो ये होगी कि ब्रायोफाइटा जो पौधा है
ये एक पौधा है, एक प्लांट है। ये पौधा कहाँ पर पाया जाएगा, इस पौधे की अवस्थिति कहाँ पर होगी, ऐसे कौन से क्षेत्र होंगे जहाँ पर ये सिचुएट करता है या जहाँ पर ये पाया जाता है या फाउंड होता है। तो जैसे एक तो प्लेस कोई भी हो वो थोड़ा वेट होना चाहिए। वेट का मतलब है कि कोई ऐसा स्थान जहाँ पर आर्द्र हो या नमी हो, मॉइस्चर हो जहाँ पर। तो किसी ऐसे क्षेत्र में पाया जाएगा जहाँ पर नमी है, यानी कि जहाँ पर पानी किसी न किसी रूप में मौजूद रहता है। चाहे तो वो वर्षा के रूप में मौजूद हो सकता है झरने के आसपास में मौजूद हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, जैसे कि अगर आप लोगों ने देखा भी होगा तो जैसे कुछ नालियाँ होती हैं, नालियों के आसपास में आपने देखा होगा कि कुछ वनस्पति टाइप की जमी रहती है। तो वो ही ब्रायोफाइटा होता है कि वो वहाँ पर इसलिए पाया जा रहा है क्योंकि उसको लगातार वहाँ से नमी की प्राप्ति होती रहती है। तो ये हमेशा कहाँ पर होता है, आर्द्र जो है किसी स्थान पर ये पाया जाता है। दूसरा ये कहाँ पर हो सकता है, तो ये कोई भी प्लेस ऐसा होगा कि जो थोड़ा शेडी हो। शेडी मतलब जिसको हम कह सकते हैं छायादार। तो छायादार स्थान पर मिलेगा ये। छायादार स्थान का मतलब जैसे कोई बिल्डिंग आपने देखी होगी, तो बिल्डिंग के आसपास में ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जहाँ पर धूप नहीं पड़ती लेकिन वहाँ पर पानी या नमी वहाँ पर मौजूद होती है। तो वहाँ पर ये काई की फॉर्म में जैसे मोश होता है, ऐसे ये जम जाता है वहाँ पर, ऐसे उग जाता है वहाँ पर। तो सेडी प्लेसेस में ऐसा होता है। तो बात सिर्फ बिल्डिंग की नहीं है, पूरी पृथ्वी पर ये कहीं पर भी हो सकता है। इसके लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर रीजन नहीं होता कि ये सिर्फ इक्वेटर के आसपास में होगा या सिर्फ जो है पोल्स यानी कि ध्रुवों के आसपास में होगा। यह कहीं पर भी पाया जा सकता है पूरी पृथ्वी पर, जहाँ पर क्या हो, जहाँ पर वेट हो यानी कि आर्द्र स्थान हो, शेडी हो, ऐसी जगह पर। या मैं कहूँ कि ऐसे स्थान होते हैं जैसे स्वैम्प, दलदली भूमि जो होता है, दलदली भूमि के आसपास के क्षेत्रों में भी ये पाया जाता है। दलदली जो भूमि होगी आपको पता है कि आर्द्र होगी होगी वहाँ पर, तो ये वहाँ पर भी पाया जाता है। इसके अलावा हम इसको देखते हैं कि ये कुछ क्षेत्रों में ऐसी जगह पर भी वाटर जो होता है यानी कि जल में भी ये कभी कभी मिल जाता है। तो ये कुछ सिचुएशंस है, इसकी अवस्थिति हैं कि जहाँ पर ये पौधा पाया जा सकता है। उसके अलावा इसकी और कौन कौन सी खास बातें होती हैं उसको भी हम समझेंगे। उम्मीद है कि आप साथ साथ में नोट करते हुए चल रहे होंगे आगे। बात करें अगर दूसरी इसकी, तो इस पौधे की खास बात होती है कि ये होता है लैक ऑफ रूट्स। इसमें जो है जो जड़ होती हैं, जड़ पौधे में जैसे जड़ें होती हैं, इसमें जड़ें नहीं पाई जाती हैं। इस पौधे में जड़ें नहीं पाई जाती हैं। ये पौधा सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर ही आपने देखा भी होगा कि जैसे कोई ईंट वगैरह है किसी जगह पर, कोई जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था नाली का, नाली के ऊपर उग गया, तो नाली की इस ईंट के अंदर तो जड़ें पहुंच ही नहीं सकती, तो ये ऊपर ही ऊपर जो है उगता रहता है, इसलिए इसमें जड़ें नहीं पाई जाती। आप लोगों को पता होगा कि एक टिश्यू होता है जिसको हम जाइलम टिश्यू बोलते हैं, मैंने पिछली वाली वीडियो में भी आपको बताया था। और एक होता है फ्लोएम टिश्यू, यानी कि एक तो जाइलम ऊतक, एक फ्लोएम ऊतक। ये दो ऊतक होते हैं ऐसे जिनको हम वस्कुलर टिश्यू कहते हैं। वस्कुलर टिश्यू, वस्कुलर टिश्यू या कंडक्टिव टिश्यू भी इसको कहा जा सकता है, या कन्वेक्टिव टिश्यू भी इसको कहा जा सकता है। ये क्या होता है वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर टिश्यू के लिए हिंदी में क्या शब्द होगा वो मैं आपको थोड़ी देर में बाद में बता दूंगा, या मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा उसके बारे में। तो जो वस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं वो हमने ऑलरेडी अपनी पिछली वाली वीडियो में समझे थे। इनकी विशेषता ये होती है कि ये टिश्यू सिर्फ वहीं पर पाया जाता है, उसी पौधे में पाया जाता है जिसमें रूट्स भी होती हैं, जिसमें लीव्स भी होती हैं, और जिसमें स्टेम भी पाया जाता है, यानी कि जिसमें जड़ें भी होंगी, जिसमें पत्तियां भी होंगी, और जिसमें तना भी होता है। जैसे मैं आपको फिर से एक उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए ये पेड़ है, इस टाइप का एक पेड़ है। आपको पता है कि ये नीचे वाला हिस्सा क्या है, उसकी जड़ें हैं यहाँ पर। आपको पता है कि ये वाला हिस्सा क्या है, उसका तना है यहाँ पर, और ये वाला हिस्सा उसका क्या है, यहाँ पर पत्तियाँ हैं। तो इस पौधे में सारी चीज़ें हैं। तो इस पौधे में जिसमें पत्तियाँ, तना और जड़ें तीनों पाई जाती हैं, वहीं पर ही पाया जा सकता है वस्कुलर टिश्यू, यानी कि जाइलम और फ्लोएम जो ऊतक होते हैं वो ऐसी जगह पर ही पाए जा सकते हैं। लेकिन जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें तो जड़ें होती ही नहीं है, और अगर इसमें जड़ें नहीं होती हैं तो इसमें ये भी दोनों के दोनों ऊतक नहीं पाए जाते हैं। आपको ये भी पता है कि ये जो दोनों ऊतक होते हैं, ये दोनों के दोनों ऊतक पौधे के पोषण के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो जड़ होती है वो मिट्टी में पाई जाती है। मिट्टी में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स का मतलब होता है बहुत सारे खनिज होते हैं, जैसे कि कॉपर होता है, जैसे कि नाइट्रोजन होता है, जैसे कि वहाँ पर गोल्ड होता है, आयरन होता है, एल्यूमिनियम होता है,
ऐसे जो मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं, ये खनिज पौधे के पोषण में सहायता करते हैं। उसके अलावा मिट्टी में वाटर भी होगा या मॉइस्चर जिसको कह देंगे हम, नमी भी होगी वहाँ पर। तो आपको पता है कि पानी भी क्या है, जैसे जल ही जीवन है, तो जल भी यहाँ पर काफ़ी जो है उत्तरदायी होता है इस चीज़ के लिए। तो ये, इसके अलावा भी और भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं बहुत सारे, जिसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया बोल देते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, इसको हम कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु। तो ये भी पाए जाते हैं। आपको पता है कि ये भी मृदा की उर्वरता यानी कि फर्टिलिटी, मृदा की उर्वरता के लिए अनिवार्य होते हैं। मृदा जितनी उर्वर होगी उतना ही पौधे का जो ग्रोथ होगा, पौधे की वृद्धि होगी और विकास होगा वो ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि यहाँ पर तो ये चीज़ें है ही नहीं, यहाँ पर तो जड़ है ही नहीं, इसलिए जो ये पौधे होते हैं जो ब्रायोफाइटा ग्रुप में होते हैं, इनका जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा, इनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि हम कह सकते हैं कि वृद्धि और विकास, वो बाकी ऐसे पौधों की तरह नहीं हो पाता है जिनमें ये दोनों के दोनों ऊतक पाए जाते हैं। तो वो उनकी अपेक्षा क्या रहता है, कम रहता है। इसलिए बहुत छोटे छोटे से ही पौधे होते हैं जिनको हम सूक्ष्म पौधे भी कह सकते हैं, इसलिए ब्रायोफाइटा ऐसा होता है। आपने इस प्रकार के पौधे बहुत सारी जगह पर देखे भी होंगे। तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि ये जो पौधे होते हैं इनका जो रंग होता है वो कैसा होता है, ग्रीन, यानी कि ये ग्रीन प्लांट होते हैं, हरे वाले पौधे होते हैं। जो हरे पौधे होते हैं, आपको पता है कि हरे पौधे तभी हो सकते हैं जब उसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, इसको हम पर्णहरित कहते हैं। और आपको पता है कि जिस भी पौधे में पर्णहरित होगा उस पौधे में प्रकाश संश्लेषण भी होगा। और अगर प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस वहाँ पर है, तो फोटोसिंथेसिस होगा तो पौधा अपना जो भोजन है उसको स्वयं बनाएगा, यानी कि पौधे में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण भी होगा। और अगर पौधे में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो रहा है तो वो अपना पोषण स्वयं कर रहा है। और जो पौधा अपना पोषण स्वयं करता है उसको हम क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखना है आपको कि यह पौधा क्या स्वपोषी है। आपको पता है कि यह पौधा कैसा होगा, स्वपोषी होगा। इस टाइप से पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा स्वपोषी नहीं है। आपको पता है कि जैसे कवक है, कवक अपना पोषण नहीं करता, वो दूसरी जगह से प्राप्त करता है। जितने भी मशरूम वगैरह जो चीज़ें होती हैं ये, तो ये क्या करते हैं, अपना पोषण कहीं और से प्राप्त करते हैं, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं, विविध पोषी कहते हैं या हेट्रोट्रोपिक कहते हैं। जबकि ये वाले पौधे तो अपना पोषण स्वयं कर रहे हैं, इसलिए जो है इनको क्या कहेंगे, हम स्वपोषी कहेंगे, क्योंकि इनमें क्या है, पर्णहरित पाया जा रहा है। और आपको पता है कि पर्णहरित को ही हम क्या कहते हैं दूसरी लैंग्वेज में, जैसे पत्तियों को बोलते हैं जनरली हम कि यह पौधे का किचन होता है, वह पौधे का किचन होता है। लेकिन वहाँ पर जो शेफ़ होता है, शेफ़ मतलब जो खाना बनाने वाला होता है, वो कौन होता है, पर्णहरित। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि पौधे का किचन भी कह सकते हैं कि वो पाया जाता है कहाँ पर, इसी वाले ब्रायोफाइटा ग्रुप में। जो अगली विशेषता है इस पौधे की वो होती है कि यह पौधा होता है मोनोसियस टाइप का। यह पौधा होता है मोनोसियस टाइप, इसको हम कह सकते हैं एक लिंगी। एक लिंगी का मतलब किस बात से होता है, पहले तो हम इसको जनरल वे में समझेंगे, फिर बाद में हम यहाँ पर समझेंगे। एक लिंगी पौधे ऐसे पौधे होते हैं कि जिनको प्रजनन करने के लिए किसी भी पार्टनर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, या हम कह सकते हैं कि यह ऐसे होते हैं कि जो स्वयं से ही क्या कर सकते हैं, दूसरों को जन्म दे सकते हैं। जैसे कि कुछ मूवीज़ में भी दिखाया जाता है कि कुछ ऐसी जो है प्रजातियां भी पृथ्वी पर पहले मौजूद थी और अभी भी है बहुत सारी प्रजातियां, जब हम आगे बढ़ेंगे तो पढ़ते हुए चलेंगे कि उनको किसी भी बच्चे को जन्म देने के लिए किसी पार्टनर की आवश्यकता नहीं होती है। वह स्त्री भी स्वयं होता है और वह पुरुष भी स्वयं होता है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग दोनों सेम होता है। वो मेल फीमेल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जिसमें उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एक लिंगी। यानी कि इसमें मेल की भी जो है क्वालिटी है, इसमें फीमेल की भी क्या होती है, क्वालिटी होती है। अब इसमें अगर मेल और फीमेल की क्वालिटी है तो ये पौधे से संबंधित कैसे है। तो जो ये पौधा होता है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा में क्या होता है, बहुत छोटे छोटे से स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स, स्पोर्स को हम बोलते हैं रंध्र छिद्र, रंध्र छिद्र कहते हैं इसको हिंदी में। रंध्र छिद्र मतलब
अगर इनको बहुत बारीकी से या माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाए तो इन पौधे में जो पाई जाने वाली पत्तियानुमा जो आकृतियाँ होती हैं पत्तियों के जैसी, जो लीव्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनमें अगर हम बहुत माइक्रोस्कोपिक जो जरिए से देखें किसी से तो बहुत छोटे छोटे से छिद्र वहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। उन्हीं छिद्रों से ही क्या होता है कि ब्रायोफाइटा दूसरे नई ब्रांचेस को जन्म देता रहता है। इसलिए आपने देखा होगा कि किसी जगह पर अगर कोई काई इतनी जमी हुई है, काई समझ लेते हैं जिसको हम मोश कहते हैं जनरली, तो कोई काई अगर इतनी जमी हुई है तो वो धीरे धीरे वहाँ पर एक्सपेंड करती रहती है, यानी कि जाती है, बढ़ती जाती है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसी के पास में वो चीज़ें हैं उसके स्पोर्स में कि वो आगे बढ़ती जा रही है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ब्रायोफाइटा ग्रुप आता है किसमें, क्रिप्टोगेम्स में। यह किसका हिस्सा है, क्रिप्टोगेम्स का हिस्सा है, जिसको हम क्या कहते हैं, अपुष्पी कहते हैं। अपुष्पी है तो इस पर पुष्प तो नहीं होगा, पुष्प अगर इस पर नहीं है तो इसमें तो सीड्स भी नहीं होंगे, सीड्स का मतलब इसमें तो बीज भी नहीं होते हैं। तो अगर बीज नहीं है तो फिर दूसरे पौधे को जन्म कैसे देगा, तो दूसरे पौधों को यह जन्म देता है अपने रंध्र छिद्रों के माध्यम से। इसके जो प्रमुख उदाहरण हो सकते हैं, कुछ प्रमुख स्पेसीज देखिए, अगर हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा की तो एक जनरली जो आंकड़ा है वो ये है कि इसमें 20,000 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती है। इसमें 20,000 से भी ज़्यादा प्रजातियां होती हैं और उन प्रजातियों में भी अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लेता हूँ यहाँ पर एक होता है जिसको हम बोलते हैं लीवरवॉर्ट, इसको कहते हैं हम लीवरवॉर्ट। ये एक प्रजाति है किसकी, ब्रायोफाइटा की। इसमें भी बहुत सारी क्या हो सकती है, अलग अलग प्रजातियाँ हो सकती हैं। जैसे मैं आपको सिंपल बताऊंगा, मान लीजिए आपने गुलाब का फूल देखा होगा, रोज़ आपने देखा होगा, वो है तो गुलाब है लेकिन गुलाब कुछ गुलाबी भी होते हैं, कुछ रेड कलर के होते हैं, कुछ ब्लैक भी होते हैं, कुछ वाइट भी होते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, ऐसे वेरिएशन होता रहता है। तो आपको जो पेपर में पूछा जाएगा कि लीवरवर्ट जो पौधा है यह निम्नलिखित में से किस ग्रुप में शामिल है, क्या ये ब्रायोफाइटा है, या ये टेरिडोफाइटा है, ये एंजियोस्पर्म है या जिम्नोस्पर्म है। इस टाइप से सवाल वहाँ पर आते हैं। तो लीवरवर्ट किसका हिस्सा है, ब्रायोफाइटा का। इसी लीवरवर्ट से एक और शब्द दूसरा भी इसके से मिलता जुलता है जिसको हम कहते हैं होर्नवर्ट। इसको हम क्या कहते हैं, होर्नवर्ट इसको हम कहते हैं। तो होर्नवर्ट भी किसका हिस्सा है, ब्रायोफाइटा का। लेकिन जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा वो क्या है, मोश। मोश को जनरली हम काई कहते हैं, काई। अब ये जो मोश होती है, मोश में अलग अलग प्रकार की काई होती है। आपने देखा होगा कुछ काई ऐसी जमी होती है कि जो बहुत ही डेवलप से लगती है, हमें डेवलप मतलब बहुत विकसित से लगती है। और कुछ काई ऐसी भी होती है कि जो सिर्फ और सिर्फ बहुत हल्की फुल्की सी होती है, जो सही प्रकार से दिख भी नहीं पाती हमें। कुछ काई ऐसी होती है जिसको हम डायरेक्टली देख भी सकते हैं। तो मोश में जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसको बोलते हैं हम स्फेगनम। मोश में एक प्रजाति होती है जिसको हम कहते हैं स्फेगनम। आपने बहुत सारी जगह पर देखा होगा कि जो स्फेगनम होता है यह एक प्रकार का घास टाइप का या काई टाइप की होती है, बहुत ही पतली सी इसकी परत होती है। कुछ लोग इसको पूरा का पूरा ज़मीन से उठा करके अपने घर सजावट के तौर पर या डेकोरेशन के तौर पर भी गार्डन्स में इसका यूज़ करते हैं। ये सजावट के तौर पर भी काम आता है। तो जो स्फेगनम है ये एक मोश होती है, काई होती है, जो कि ब्रायोफाइटा का हिस्सा है। इसकी खास बात क्या होती है कि इस स्फेगनम, चूँकि यह एक जैविक पदार्थ है कि ये जीव एक प्रकार से सजीव है, तो इस सजीव से बनता है बायोफ्यूल। ये पेपर में आया क्वेश्चन है। इसको हम कह सकते हैं जैव ईंधन। तो इसका प्रयोग कहाँ पर हो रहा है, जैव ईंधन को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरी चीज़ इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जैसे किसी व्यक्ति को अगर चोट लग जाती है तो उसको एंटीसेप्टिक इंजेक्शन या एंटीसेप्टिक मेडिसिन दी जाती है। तो वो एंटीसेप्टिक जो होता है, एंटीसेप्टिक का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर कोई चोट लग जाती है, कोई इंजरी हो जाए, कोई वाउंड हो जाए, कोई घाव हो जाए, तो उस घाव में इन्फेक्शन ना फैले, इसलिए उसको एंटीसेप्टिक मेडिसिन या एंटीसेप्टिक जो है क्योर दिया जाता है उसको। एंटीसेप्टिक का मतलब है कि जो क्या कर रहा है, जो इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण को रोकता है। तो ये एंटीसेप्टिक मेडिसिन्स वगैरह बनाई जाती है किससे, इस मोस का उसमें प्रयोग होता है। इसी में ही कुछ प्रजातियां और होती है। एक को हम बोलते हैं जियोप्सिस, एक को हम बोलते हैं जियोप्सिस, और दूसरे को हम बोलते हैं डायनोसिस। एक तो होता है जियोप्सिस, इसको क्या कहेंगे, जियोप्सिस। एक को हम कहेंगे डायनोसिस। तो ये भी दो प्रजातियां होती हैं जो पाए जाते हैं किसमें,
ये पाए जाते हैं ब्रायोफाइटा वाले ग्रुप में। लेकिन इनकी विशेषता क्या है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये स्मॉलेस्ट स्पेसी होती है किसकी, ब्रायोफाइटा ग्रुप की। तो ये स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा होता है, यानी कि सबसे छोटा जो ब्रायोफाइटा होता है वो कौन सा है, जियोप्सिस। पेपर में आया क्वेश्चन है। ऐसे ही अगर सबसे छोटा है तो सबसे बड़ा भी होगा, लार्जेस्ट कह सकते हैं या बिगेस्ट कह सकते हैं। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा वो कौन सा होता है, डायनोसिस होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, डायनोसिस उसको कहा जाता है। डायनोसिस के अलावा इसको हम डायसोनिया के नाम से भी जानते हैं, डायसोनिया भी इसको कहा जाता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि डायसोनिया या डायनोसिस लगभग दोनों दोनों एक जैसी आपको लग भी रहे होंगे ये दिखने में। तो ये क्या होता है ना कि ये प्रजातियाँ होती है एक ही ग्रुप की ब्रायोफाइटा की, जिनकी कुछ छोटी छोटी सी विशेषताएं थोड़ी थोड़ी डिफरेंट भी होती है, लेकिन अधिकांश विशेषताएं इनकी मिलती है, इसलिए इनको हम ब्रायोफाइटा ग्रुप में रखते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया है कि एक छोटी सी बात यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। मान लेते हैं कि एक भूमि ऐसी है, कोई लैंड का एरिया ऐसा है कि जिस पर कोई भी वनस्पति नहीं है। वनस्पति मतलब कोई काई वाई कुछ भी यहाँ पर जमा हुआ नहीं है। तो जब यहाँ पर कोई अगर बरसात होती है मान लीजिए, तो बरसात का पानी जब यहाँ से होकर के गुजरेगा तो वो मिट्टी के साथ में घर्षण पैदा करता है। मिट्टी के साथ में घर्षण पैदा करेगा, फ्रिक्शन इंड्यूस करेगा, जिसकी वजह से मिट्टी का कटाव होना शुरू हो जाएगा। मिट्टी का कटाव होना शुरू हो जाएगा। और जब ये मिट्टी का कटाव होता है इस घर्षण के कारण, इसी को हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हम इरोजन। इसको हम कहते हैं अपरदन। अपरदन के बहुत सारे कारक हो सकते हैं। अपरदन को अच्छे से समझने के लिए आप ज्योग्राफी की जो हमारे वीडियोस हैं यहाँ पर, उनको अच्छे से आप देख सकते हो और समझ सकते हो। तो अपरदन जो होता है वो ऐसी जगह पर ज़्यादा होता है जहाँ पर क्या ना हो, जहाँ पर कोई वनस्पति ना हो। पेपर में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है इस प्रकार से कई बार। तो जैसे वनस्पति की अगर बात करते हैं हम, वनस्पति के होने से क्या फ़र्क पड़ेगा। मान लीजिए कि यहाँ पर ये कोई मोश है, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया आपके सामने, जैसे स्फेगनम नाम की एक ये काई है, स्फेगनम। अब यहाँ से जब पानी जो है जाएगा तो ऊपर तो क्या है, यहाँ पर ऊपर वनस्पति है, तो पानी मिट्टी के साथ नीचे वाले की जो है घर्षण नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका घर्षण ऊपर ऊपर रह जाएगा, जिसकी वजह से होगा क्या कि जो मिट्टी का कटाव होगा वो रुक जाएगा। तो मिट्टी का कटाव अगर रुक रहा है तो इसका मतलब अपरदन वहाँ पर नहीं होगा। तो जो ब्रायोफाइटा होता है इसका एक इम्पोर्टेंट यूज होता है, इसका एक क्या होता है, इम्पोर्टेंट यूज होता है कि ये क्या करता है, सोइल इरोजन, यानी कि जो मृदा अपरदन होता है उसको यह कम कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक फैक्ट है ये, जो पेपर में कई बार पूछा भी गया है। दूसरी चीज़ ये क्या करता है, इसको भी यहाँ पर ध्यान रखना है। चूँकि ऊपर यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर क्या होती है, काई जो है यहाँ पर जमा होती है, काई बोल सकते हैं इसको या मोश कह सकते हैं। तो ये जो गुजरने वाला पानी होता है, उस गुजरने वाले पानी की अधिकांश मात्रा को अपने पास में रोक लेता है यहाँ पर, क्योंकि वो पानी यहाँ पर स्टक हो जाता है, फंस जाता है यहाँ पर पानी, और सारा पानी यहाँ से क्लीन या ड्रेन नहीं कर पाता। इसलिए इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट यूज़ जो होता है, दूसरा इंपॉर्टेंट इसका यूज़ क्या होता है कि ये जो वाटर कंजप्शन होता है, वाटर कंजप्शन यानी कि जल धारण की जो क्षमता होती है, द कैपेसिटी ऑफ वाटर कंजप्शन, इसकी क्या होती है, ज़्यादा होती है। यानी कि ये इस प्रकार की वनस्पति होती है जो अपनी हैसियत से भी ज़्यादा पानी को अपने पास में कंज्यूम कर सकता है या अपने पास में उसको धारण कर सकता है। तो ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्यारे विद्यार्थियों, ब्रायोफाइटा के बाद में जो दूसरी इम्पोर्टेंट जो एक प्रजाति है या एक ग्रुप है वनस्पति का, उसको हम कहते हैं टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट उसको कहते हैं, टेरिडोफाइट्स भी इसको कहा जा सकता है, टेरिडोफाइट। यहाँ पर क्या है कि ये जो पी स्टार्टिंग में दिख रहा है ये साइलेंट रहता है, इसलिए इसको टेरिडोफाइट ही कहा जाता है। तो बात करेंगे टेरिडोफाइट की, तो टेरिडोफाइट भी कहाँ पर पाया जाएगा, ये किस जगह पर, इसकी अवस्थिति कहाँ पर होगी, किन क्षेत्रों में यह पौधा उग पाता है या इस ग्रुप के पौधे उग पाते हैं, इस बात को भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है। तो इस पौधे की खास बात भी ये होगी कि ये भी कहाँ पर, वेट एरिया में, कोई भी ऐसा क्षेत्र जहाँ पर क्या होगा, आर्द्रता जहाँ पर ज़्यादा होती है, ऐसे क्षेत्रों में यह पाया जाता है। दूसरी चीज़ क्या इसकी खास होती है कि ये आर्द्रता वाले के साथ साथ में ऐसे क्षेत्र जो शेडी हो, जैसे मैंने आपको बताया छायादार हो, यह वहाँ पर भी हो जाता है। और तीसरी खास बात यह है कि यह जल में उगता है, यह जल में भी ठीक ठाक मात्रा में पाया जाता है।
आपने देखा होगा कि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं कि जहाँ पर मान लीजिए जैसे कि ये कोई क्षेत्र है, ये कोई तालाब है इस टाइप का, यहाँ पर इसमें यहाँ पर पानी भरा हुआ है, तो यहाँ पर भी यह पौधा उग सकता है और बाहर तक ये आ सकता है। टेरिडोफाइटा जो ग्रुप होता है, इस ग्रुप की खास बात क्या होती है कि ये जो मैंग्रोव्स होते हैं, आपको एक शब्द होता है मैंग्रोव्स, इसको हम कहते हैं कच्छ वनस्पति। इसको हम क्या कहते हैं? कच्छ वनस्पति के नाम से जानते हैं। ये पौधे एक प्रकार की क्या है, ये वनस्पति है। ये पौधे ऐसी जगह पर उगते हैं जहाँ पर टाइड्स आते हैं। टाइड्स समझते हो आप लोग? जवार आते हैं। जवार का मतलब होता है कि ऐसे क्षेत्र जो समुद्र के आसपास के क्षेत्र में होता है। आपको पता है कि टाइड्स चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण या पृथ्वी का जो अपकेंद्रीय बल है, जिसको हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, उसके कारण पानी का स्तर कभी कभी उठ जाता है। तो पानी का स्तर जब उठ जाएगा, यह पौधा मान लीजिए यहाँ पर था, तो जैसे स्तर उठेगा तो पानी का जल स्तर जैसे उठेगा ये, तो पौधे की जड़ें पानी में पहुँच जाएंगी। बाद में फिर से ये जल स्तर कम होगा तो इसकी जो जड़ें हैं ये फिर से जो है कहाँ पर आ जाएगी? ज़मीन पर आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी, यानी कि लैंड के एरिया पर आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये ऐसे क्षेत्रों में पाया जाता है जो जवारीय क्षेत्र होते हैं। यहाँ पर क्या होता है? जवारीय क्षेत्र होते हैं जहाँ पर जल स्तर में वृद्धि भी होती रहती है और कमी भी होती रहती है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी जो इसकी विशेषता है इसके अलावा, वो विशेषता क्या है? दूसरी इसकी विशेषता है कि इसमें इस वाले पौधे की अगर बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो ये पौधा है ये भी कौन से ग्रुप का पौधा है? ये भी आपके क्रिप्टोगैम्स का जो है एक पौधा है, क्रिप्टोगैम्स वाला ग्रुप, जिसको हम अपुष्पी कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसमें फ्लावर्स यानी कि पुष्प इसमें नहीं होंगे। साथ ही साथ इसमें सीड्स यानी कि बीज जो होते हैं वो भी इसमें नहीं पाए जाते हैं। लेकिन इसकी अगर हम बात करते हैं इस वाले पौधे की, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर, इसमें क्या है? इसमें रूट्स पाए जाते हैं, इसमें जड़ें होती हैं। और अगर किसी पौधे में जड़ें हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें जाइलम टिश्यू होगा ही होगा। और जाइलम टिश्यू यानी कि जाइलम ऊतक, इसको मैं लिख लेता हूँ हिंदी में भी, जो जाइलम ऊतक होता है, जाइलम ऊतक कभी भी अकेला नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये एक क्या है? कन्वेक्टिव टिश्यू है, एक संवहनीय ऊतक है। इसको हम बोलते हैं संवहनीय ऊतक। वस्कुलर टिश्यू को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो मैंने आपको बताया था वस्कुलर या कन्वेक्टिव टिश्यू जो होता है, इसको हम संवहनीय ऊतक कहते हैं हिंदी में। तो ये संवहनीय ऊतक होता है। जाइलम टिश्यू कभी भी अकेला नहीं पाया जाता, इसके साथ में हमेशा होगा कौन सा? फ्लोएम टिश्यू होगा। फ्लोएम ऊतक इसके साथ में पाया जाता है, यानी कि फ्लोएम टिश्यू जो होता है, आपको पता है कि फ्लोएम टिश्यू क्या करता है? ये पत्तियों से लेकर के, लीव से लेकर के रूट्स तक पौधे में पोषण पहुंचाता है, जबकि ये वाला रूट से लेकर के लीव्स तक यानी कि पत्तियों तक पोषण पहुंचाता है। इस बात को अच्छे से समझने के लिए आप ठीक इससे पिछला वाला वीडियो जो है उसको एक बार आप देख सकते हैं, वो वहाँ पर आप इसको और भी अच्छे प्रकार से समझ पाओगे। तो इसमें रूट्स पाए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसमें ये वाले जो ऊतक है ये दोनों के दोनों पाए जाएंगे। और अगर इसमें ये वाले जो ऊतक पाए जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इसका जो वृद्धि यानी कि ग्रोथ और विकास यानी कि डेवलपमेंट वो भी ज़्यादा होगा। किसके कंपैरिजन में? जो इससे पहले हमने पढ़ा ब्रायोफाइटा, यानी कि ये ब्रायोफाइटा से ज़्यादा परिपक्व होता है क्योंकि इसका वृद्धि और विकास ज़्यादा होता है। इसलिए ये पौधे सेंटीमीटर से लेकर के मीटर्स तक भी बढ़ जाते हैं, यानी कि इतने छोटे से पौधे से लेकर के ये बहुत बड़े बड़े मीटर्स तक भी, 1 मीटर 2 मीटर तक की जो है ऊंचाई इनकी हो जाती है। लेकिन ये फिर भी पौधे ऐसे होते हैं कि जो ज़्यादा बड़े, जैसे कि आम का पेड़ होता है वो तो बहुत ही बड़ा होता है, उसके जितने बड़े ये नहीं होते, बस छोटे छोटे से रह जाते हैं ये भी। लेकिन ब्रायोफाइटा से क्या होंगे? ब्रायोफाइटा से ये ज़्यादा डेवलप होते हैं। इन पौधों की अगर बात करें हम, तो इन पौधों में जो स्टेम होता है, स्टेम स्टेम तो इनमें होता है, यानी कि तना तो इसमें पाया जाता है, लेकिन ये तना जो होता है वो इमेच्योर या अपरिपक्व होता है। अपरिपक्व का मतलब इमेच्योर कहते हैं इसको, इमेच्योर यानी कि इतना परिपक्व नहीं होगा जैसे कि एक अच्छे खासे पेड़ पौधे का होता है। जैसे अमरूद का पेड़ है, अमरूद के पेड़ का जो तना होता है उसको अगर आप जो है प्रेशराइज भी करोगे अपने हाथ से तो आप उसको क्या नहीं कर सकते? उसको डिफॉर्म नहीं कर सकते। जबकि ये क्या होता है? इसका तना होता तो है लेकिन इतना जो है मुलायम होता है कि अगर आपने इसको अपने हाथ से भी ऐसे स्क्वीज़ कर दिया तो वो तना एकदम से क्या हो जाएगा? स्क्वीज़ हो जाएगा या डिफॉर्म हो जाएगा। तो तना तो इसमें पाया जाता है, लेकिन कौन सा वाला तना होता है? इसमें इमेच्योर होता है। इस तने में होते हैं स्पोर्स, अभी हमने डिस्कस किया इसके बारे में भी। इसमें क्या होते हैं? रंध्र छिद्र होते हैं, इसमें रंध्र छिद्र होते हैं।
और जो ये रंध्र छिद्र होते हैं, इसी के माध्यम से ये क्या करता है, इसी के माध्यम से ही ये प्रजनन करता है। प्रजनन का मतलब है रिप्रोड्यूस करता है, और रिप्रोड्यूस का मतलब क्या है कि ये दूसरे पौधों को जन्म देता है। इसलिए क्या होता है कि एक पौधे से ही दूसरे पौधा उगता है, फिर दूसरे से और उगता है, फिर ऐसे ऐसे ये अपना क्षेत्र ये भी बढ़ाता रहता है। जैसे कौन बढ़ाता है, जैसे ब्रायोफाइटा, इससे पहले हमने डिस्कस किया है। तो इसका जो रिप्रोडक्शन होगा वो कहाँ से होता है, स्पोर्स से होता है। और ये जो टर्म है स्पोर्स वाला, ये ब्रायोफाइटा से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ब्रायोफाइटा का जो प्रजनन का स्तर होता है वो बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर होता है, जबकि इसका जो प्रजनन का स्तर होता है वो काफ़ी वृहद स्तर पर यानी कि वास्ट लेवल पर होगा। इसलिए स्पोर्स वाला एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस पौधे में स्पोर्स के माध्यम से होता है, तो वहाँ पर ब्रायोफाइटा भी ऑप्शन में था, लेकिन वहाँ पर जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन था वो कौन सा था, टेरिडोफाइट। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर स्पोर्स की बात आ जाए, टेरिडोफाइट अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप ब्रायोफाइटा लगाओगे, लेकिन अगर ऑप्शन में टेरिडोफाइटा भी वहाँ पर लिखा हुआ है तो आप किसका यूज़ करोगे, वहाँ पर टेरिडोफाइट ही आपका करेक्ट आंसर होगा। एक शब्द होता है जिसको हम बोलते हैं एम्फीबिया। एम्फीबिया, एम्फीबिया को हम कहते हैं जल स्थल चर, यानी कि ये एक ऐसी प्रजाति होती है कि जो जल में भी पाई जाती है और स्थल में भी पाई जाती है। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जहाँ पर जवार आता है, वहाँ पर जब जवार ऊपर आएगा तो पौधे की जड़ें, इस वाले पौधे की जड़ें पानी में पहुँच जाती हैं। जब जवार डाउन होता है यानी कि ऐब आ जाता है, जिसको हम भाटा कहते हैं, तो जल स्तर में कमी आएगी, जिसकी वजह से इसकी जो जड़ें होती हैं वो पानी से बाहर आ जाती है। तो यानी कि ये पानी में भी होता है, ये पानी के बाहर भी होता है। जैसे आपने देखा होगा मेंढक को, मेंढक पानी में भी रह सकता है और मेंढक स्थल पर भी रह सकता है। जो फ्रॉग होता है या नेक्टस वगैरह जो होते हैं ये, तो ये क्या होता है, ये वाला पौधा भी एक प्रकार का एम्फीबिया होता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि द एम्फीबियन कैटेगरी ऑफ प्लांट्स, यानी कि ऐसा पौधा होता है ये कि जो जल में भी हो सकता है और स्थल में भी हो सकता है। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, पीसीएस में, उत्तर प्रदेश पीसीएस ने में पूछा था 2009 के आसपास में, 2009 में ही पूछा था क्वेश्चन, प्रीलिम्स के एग्जाम में, सॉरी मेंस के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो ये टेरिडोफाइट है, ऐसा पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पौधा है कि जो एम्फीबियन टाइप का होता है या एम्फीबियन प्रकार का होता है, तो कौन सा होता है, टेरिडोफाइट होता है। इसके कुछ उदाहरण भी है, इसके कुछ उदाहरण है और इसके उदाहरण काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एक होता है एजोला, एजोला, इसके कुछ उदाहरण हम यहाँ पर देखेंगे। एजोला को हम हिंदी में भी एजोला ही कहते हैं। जो एजोला वनस्पति होती है या एजोला जो पादप होता है, एक पौधा होता है, ये किसका ग्रुप है, ये है टेरिडोफाइट का ग्रुप। लेकिन इसकी खास बात क्या होती है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जाता है पेपर में। वैसे अगर इसकी बात करें तो इसकी भी थाउजेंड्स में क्या होगी, बहुत सारी अलग अलग प्रजातियाँ हैं, लेकिन आपको सारी प्रजातियाँ याद नहीं करनी, आपको सिर्फ वो प्रजातियाँ याद करनी है जो आपके पेपर के लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये क्या होता है कि ये एक स्मॉलेस्ट एक्वाटिक प्लांट होता है, यानी कि जल में पाया जाने वाला सबसे छोटा पौधा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इससे पहले ब्रायोफाइटा भी तो बताया, तो मैंने आपको बताया कि ब्रायोफाइटा होता तो पादप ही है, लेकिन वो इस प्रकार का पौधा नहीं होता। पादप का मतलब क्या है कि वो वनस्पति तो है ब्रायोफाइटा, लेकिन वो पौधा नहीं है, क्योंकि पौधा होने के लिए आवश्यक शर्त होती है कि उसके पास में क्या तो पत्तियाँ हों, या उसके पास जड़ें हों, या उसके पास में क्या हो, उसके पास में लीव्स हों। इस वाले की अगर बात करते हैं टेरिडोफाइटा की, तो इसमें जड़ें भी हैं, पत्तियाँ भी हैं और तना भी है, इसमें तीनों चीज़ें हैं। ये बात अलग है कि वो क्या है, थोड़ी अपरिपक्व है, लेकिन तीनों के तीनों इसमें पाए जाते हैं। इसलिए सबसे छोटा जो प्लांट माना जाता है जल में उगने वाला, वो होता है एजोला, जो कि टेरिडोफाइट का क्या होता है, हिस्सा होता है। ऐसा ही दूसरा जो होता है वो होता है फर्न। फर्न, इसको हम हिंदी में भी क्या कहेंगे, फर्न ही कहते हैं। तो फर्न एक प्रकार का पौधा ही होता है, किसका हिस्सा होता है, टेरिडोफाइट का हिस्सा होता है। लेकिन फर्न की खास बात क्या होती है, इसको हम थोड़ा यहाँ पर समझेंगे कि जो फर्न होता है इसमें जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, इसमें जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, लॉन्गेस्ट होते हैं, यानी कि सबसे लंबे गुणसूत्र इसमें पाए जाते हैं। देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपने पहली वाली वीडियो देखी हो, एक शब्द होता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन थ्रेड्स।
क्रोमेटिन थ्रेड्स या क्रोमेटिन धागे इनको कहते हैं। तो ये धागे किस प्रकार के होते हैं? इस प्रकार के होते हैं। इस प्रकार के पौधे के न्यूक्लियस यानी कि जो कोशिका होती है उसके न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक में पाए जाते हैं ये क्रोमेटिन थ्रेड्स, और इन्हीं क्रोमेटिन थ्रेड से ही निर्माण होता है किसका? क्रोमोसोम्स का। तो जिनके थ्रेड्स जो है लंबे होते हैं उनको हम बोल देते हैं कि ये लंबे वाले क्रोमोसोम हैं, और जिनके थ्रेड्स यानी कि ये धागे छोटे होते हैं उनको हम बोल देते हैं कि ये छोटे वाले, यानी कि सबसे जो कह सकते हैं कि जिनकी लेंथ सबसे कम हो तो उनको हम ऐसा बोल सकते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन से पौधे में, पूरे के पूरे प्लांट किंगडम की बात करें कि पूरे प्लांट किंगडम में कौन से पौधे में सबसे ज़्यादा लंबे कोणसूत्र पाए जाते हैं? तो पौधा कौन सा है? फर्न है। और फर्न किसका पार्ट है? टेरिडोफाइट का। इसी टेरिडोफाइट से एक शब्द और आया है, तो उदाहरण उसका जो दूसरा है वो मिलता जुलता है, इसको तो आप आराम से समझ जाओगे। उसका नाम है टेरिडियम। तो टेरिडियम के तो नाम से आपको आइडिया लग रहा होगा कि टेरिडियम किसका हिस्सा है? टेरिडोफाइटा का हिस्सा है। इसके अलावा अगर बात करते हैं इसकी यूजेस की कि कहाँ कहाँ पर यूज किया जा सकता है ये पौधा, या इसकी कौन कौन सी ऐसी जो वनस्पतियाँ हैं, प्रजातियाँ हैं इस वाले ग्रुप की कि जो अलग अलग जगह पर यूज की जाती है। तो एक होता है, उसको हम बोलते हैं लाइकोपोडियम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी इसका क्या है? एक उदाहरण है। तो लाइकोपोडियम नाम का जो ये प्लांट होता है, पौधा होता है, इससे हम बनाते हैं मेडिसिन्स। इससे क्या बनती है? मेडिसिन्स, यानी कि औषधि। अब आपको एक बात और भी यहाँ पर ध्यान रखनी है, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, जितने भी हमारे पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों से जो ज़्यादातर हम दवाइयाँ जो वहाँ से प्राप्त करते हैं, मेडिसिन प्राप्त करते हैं, इन जड़ी बूटियों से जो दवाइयाँ बनाते हैं, वो दवाइयाँ होती हैं क्या? तो एंटीबायोटिक टाइप की, यानी कि प्रतिजैविक होंगी, या वो कैसी हो सकती है? वो एंटीसेप्टिक हो सकती है। तो जो अधिकांश जो दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि एक पेड़ होता है जिसको हम सिनकोना कहते हैं। सिनकोना से हमें मलेरिया की दवाई मिलती है। मलेरिया क्या है? एक बीमारी है जिससे जो है प्रोटोजोआ हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाता है और उसकी वजह से हम बीमार होने लगते हैं। तो उसको जो है वो एक जीव है, तो उसके लिए हमें प्रतिजैविक मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। तो उसकी भी प्राप्ति हमें कहाँ से होती है? सिनकोना नाम की वृक्ष होती है। ऐसे लाइकोपोडियम भी क्या करता है? ये प्रतिजैविक, हम कह सकते हैं कि एंटीबायोटिक जो मेडिसिन्स होती है उनको बनाने में इसका क्या होता है? इसका यूज़ किया जाता है। ऐसे ही एक काफ़ी फेमस होता है दूसरा, एक उदाहरण में इसका, उसको हम बोलते हैं सेलिन जेला। इसको क्या बोलते हैं हम? सेलिन जेला। आपने अक्सर देखा होगा घरों में कि घरों में कुछ बोतल्स में कुछ ऐसे पौधे लगा दिए जाते हैं कि जो बढ़ते रहते हैं छाया में ही। छाया आप लोग समझ पा रहे होंगे कि शेडी प्लेस में, जैसे कि हमने पहले कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा था इसकी। तो सेलिन जेला क्या होता है कि वो घरों में डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, या घरों में, रेस्टोरेंट वगैरह में, होटल्स वगैरह में, जहाँ पर भी कुल मिलाकर के यूज़ किया जाता है किसके लिए? सजावट के लिए या डेकोरेशन के लिए। तो सेलिन जेला का प्रयोग करते हैं हम सजावट के लिए। इसके अलावा इसमें कुछ खाने पीने में भी जो है यूज़ होता है। जैसे आपको पता है कि हम मनुष्य तो अपना जो भोजन प्राप्त करते हैं वो अल्टीमेटली पौधों से ही कर रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली मैंने क्यों कहा? मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति नॉन वेज भी जो है खाता है, तो नॉन वेज जिसको वो खा रहा है, जिस प्राणी को वो खाता है, वो प्राणी भी कहीं ना कहीं क्या खाता है? वो भी वनस्पति को खाता है। इसलिए ये वनस्पतियाँ ही क्या होती हैं? ये हमारे फूड की आवश्यकताएं जो होती हैं उनको पूरा करती है। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे भी हैं जैसे एक है जिसको हम बोलते हैं, इसका नाम होता है मर्सीलिया। तो मर्सीलिया नाम का एक टेरिडोफाइट का जो है प्लांट होता है। तो जो मर्सीलिया नाम का ये प्लांट होता है, इसको हम प्रयोग करते हैं अपने भोजन में। इसी के अलावा एक और भी इसमें नाम होता है जिसको हम कहते हैं स्टेप्टोटिस इसको कहते हैं, स्टेप्टोटेरिस कहते हैं। थोड़े ये बायोलॉजिकल नेम्स हैं, इसीलिए जो है क्या रहता है कि इनका कभी कभी दिमाग से निकल जाते हैं पूरे। तो स्टेप्टोरिस और मर्सीलिया ये दो ऐसे टेरिडोफाइट के ग्रुप है जिनका प्रयोग हम खाने में या वेजिटेबल्स के रूप में करते हैं, या सब्जी इसको कह सकते हैं, सब्जियों में या खाने में जिसका प्रयोग किया जाता है। ग्रुप में टेरिडोफाइट मैं आपको फिर से वापस मैं याद दिला दूं कि चूंकि इसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों टिश्यूज़ हैं, और इन दोनों टिश्यूज़ के होने की शर्त ये होती है कि पौधे में रूट्स भी होनी चाहिए, लीव्स भी होनी चाहिए, और उसमें स्टेम भी होना चाहिए।
यानी कि पौधे में जड़ें भी हो, पत्तियाँ भी हो, ES आएगा यहाँ पर, और उसमें तना भी हो, तभी जा कर के ये तीनों के तीनों ये जो यहाँ पर ऊतक हैं ये वहाँ पर पाए जाएंगे उस वाले पौधे में। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है दूसरी बात कि ये जो इसमें रूट्स हैं, लीव्स हैं और स्टेम्स हैं, ये इमेच्योर टाइप की होती हैं, बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, बहुत ही मुलायम प्रकार की होती हैं। इसलिए इनमें ये जो होता है, ये टिश्यूज़, ये होते तो हैं लेकिन उतने डेवलप नहीं होते जितने कि बड़े बड़े वृक्षों में होते हैं, बड़े बड़े ट्रीज़ में होते हैं। तो इसलिए इनका विकास उस स्पीड से या उस मात्रा में नहीं हो पाता जिस मात्रा में दूसरे पेड़ पौधों का होता है। तो एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि जैसे हमने शुरुआत की थी अपने इस ग्रुप की फंजाई से, तो फंजाई क्या था, यानी कि कवक। कवक एक ऐसा पौधा था जो सबसे ज़्यादा इमेच्योर था। उससे थोड़ा सा मैच्योर आया फिर एल्गी, उससे थोड़ा मैच्योर आया फिर शैवाल। शैवाल के बाद में फिर आपने देखा कि थोड़ा सा और मैच्योर आया, वो कौन सा था, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा मैच्योर का मतलब है कि जब जब हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो अगले वाले पौधे पिछले वाले से क्या होंगे, ज़्यादा डेवलप होंगे। जैसे कि एल्गी ज़्यादा डेवलप है किससे, फंजाई से, लेकिन ब्रायोफाइटा फिर ज़्यादा डेवलप है किससे, एल्गी से। वहीं पर बात करें अगर टेरिडोफाइटा की, जैसे हमने भी डिस्कस किया है, तो टेरिडोफाइटा ज़्यादा डेवलप होगा किससे, इससे। टेरिडोफाइटा के बाद में फिर आएगा जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म फिर जो होगा, इसको हम, आप ये मत समझना कि छोटा छोटा लिख रहा हूँ, अभी बताऊँगा भी इसके बारे में। जिम्नोस्पर्म जो होगा वो इससे ज़्यादा डेवलप होगा, और फिर अल्टीमेटली जो एंजियोस्पर्म होगा वो सबसे ज़्यादा डेवलप माना जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा विकसित पौधा होता है इस पूरी की पूरी पृथ्वी पर। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बीच में बताना भूल गया था, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि फंजाई और एल्गी के साथ में ही सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, एक और होती है वनस्पति जिसको हम कहते हैं लाइकेन। तो इन्हीं दोनों के ग्रुप में उसको शामिल किया जाता है, थैलोफाइटा ग्रुप में ही। उसका नाम क्या है, लाइकेन। तो लाइकेन्स को बस ज़्यादा कुछ नहीं आपको समझना है यहाँ पर, इसको हिंदी में भी लाइकेन ही कहते हैं। इसकी खास बात क्या है कि ये थैलोफाइटा ग्रुप है। पहली खास बात क्या है इसकी, ये थैलोफाइटा का ग्रुप है जो हमने सबसे पहले पढ़ा था। यानी कि ऐसा जो है वनस्पति जिसमें ना तो जड़ें होंगी, ना जिसमें पत्तियाँ होंगी, ना जिसमें तना होता है, ऐसा होता है। लेकिन इसका जो इसकी विशेषताएं होती है वो थोड़ी थोड़ी इससे मिलती है, थोड़ी थोड़ी इससे मिलती है, इसलिए जो है इसको इस ग्रुप में रखा गया। यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन जो आता है वो आता है कैसा कि लाइकेन की एक खास बात होती है कि जब वातावरण में प्रदूषकों की मात्रा बढ़ जाए, जो पोलूटेंट्स होते हैं, जब एटमॉस्फेयर में वो इंक्रीज कर जाए, उनकी मात्रा बढ़ जाए, तो उनका कलर फेड होने लगता है। कलर फेड का मतलब है कि वो जो है अपना जो उनका कलर होगा, इनका कलर वाइट भी हो सकता है कुछ क्षेत्रों में, थोड़ा थोड़ा ग्रीनिश भी हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि दोनों की विशेषताएं होती है इसमें। तो इनका कलर फेड होने लगता है, यानी कि ये अपना रंग परिवर्तित करना शुरू कर देते हैं। इसलिए रंग इन्होंने परिवर्तित क्यों किया, पोल्यूशन के कारण। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं इसको कि पोल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं। क्या कहते हैं इसको, पोल्यूशन इंडिकेटर्स, यानी कि प्रदूषकों के क्या होते हैं, इंडिकेट करते हैं उनको। इंडिकेट का मतलब होता है, यहाँ पर ले लेता हूँ मैं, सूचक, एक प्रकार से संकेत कर रहे हैं। तो यानी कि ये क्या करते हैं, प्रदूषण की मात्रा को सूचित करते हैं या संकेतित करते हैं, संकेतित करते हैं। यानी कि अगर वायुमंडल में प्रदूषकों की मात्रा बढ़ जाए तो लाइकेन्स का जो कलर होगा, इनका क्या होगा, जो इनका रंग होता है वो क्या हो जाएगा, वो फेड करना शुरू कर जाएगा, या अपना कलर ये छोड़ना शुरू कर देंगे, फेडेड हो जाएगा कलर का, यानी कि रंगहीन होने ये शुरू हो जाएंगे लाइकेन्स। और ये किसके ग्रुप के हिस्से हैं, कवक और शैवाल के, जो थैलोफाइटा ग्रुप है, पोल्यूशन को इंडिकेट करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्यारे विद्यार्थियों, अगली जो कैटेगरी है इसको हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म। और इसके लिए मैंने आपको शब्द पहले बताया था कि इसको हम अनावृत बीजी कहते हैं, अनावृत बीजी, या इसी को ही हम कह देते हैं ये नग्न बीजी होते हैं, नग्न बीजी पौधे। नग्न बीजी का मतलब क्या है, अब पहले तो हम यहाँ पर ये समझेंगे कि जिम्नोस्पर्म खुद में क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि पौधे की दो कैटेगरी है। क्रिप्टोगैम के बारे में हमने सारा पढ़ लिया, ये किसका हिस्सा है, फेनेरोगैम्स का हिस्सा है। इसको हम कहते इस वाले फेनेरोगैम्स को हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं पुष्पी पौधे। पुष्पी का मतलब जिसमें पुष्प पाए जाते हैं। उसका पहला हिस्सा जिम्नोस्पर्म होता है, दूसरा उसका एंजियोस्पर्म होता है। तो पहले हम जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ते हैं। बात करें अगर जिम्नोस्पर्म की, सबसे पहली खास बात तो उसकी क्या हो गई, चूँकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फ्लावर है,
यहाँ पर फ्लावर्स इसमें पाए जाते हैं, यानी कि पुष्प इसमें होंगे। जिस पौधे में पुष्प है उस पौधे में सीड्स जो होते हैं, सीड्स भी उसमें क्या होंगे, उसमें सीड्स भी होंगे। लेकिन इसके जो सीड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। जैसे आप लोगों ने आम खाया होगा, आपने देखा है कि आम के अंदर एक गुठली निकलती है। उस गुठली जो होती है वो थोड़ी रिजिड टाइप की होती है, रिजिड मतलब कठोर होती है ऊपर से, और उस कठोर स्ट्रक्चर के अंदर होता है उसका बीज, आम का, आपने देखा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो उसका बीज है वो क्या है, वो कवर्ड है ऊपर से, उस पर एक कवच होता है बीज पर। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर जो बीज पाए जाते हैं वो बीज ऊपर से क्या नहीं होते, कवर्ड नहीं होते। कवर्ड का मतलब है कि ऊपर से उन पर प्रोटेक्शन नहीं होती, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं, नग्न बीज कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि जो ये होते हैं, ये जो बीज होते हैं ये कवर्ड नहीं होते, यानी कि ऊपर से इन पर कवच नहीं होता है। इन पर पौधों के इन बीजों पर क्या नहीं होता है, कवच नहीं होता है, जो कहाँ पर पाए जाते हैं, जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ में इसमें क्या होगा, इसमें फ्रूट्स भी होंगे, इसमें फ्रूट्स भी पाए जाते हैं। लेकिन जो इसके फ्रूट्स होते हैं वो फ्रूट्स थोड़े से इस टाइप के होते हैं कि जैसे हमने जितने भी फ्रूट्स के जनरली पेड़ देखे हैं, आम हो, अमरूद हो, इस टाइप के जो हमने देखे हैं, वो सभी के सभी एंजियोस्पर्म वाली कैटेगरी में आते हैं। बेर तक भी जो है, जो होते हैं बेर वाले जो पेड़ होते हैं दूसरे, वो भी उस वाली कैटेगरी में आएंगे। लेकिन इसके जो फ्रूट्स होते हैं वो फ्रूट्स कुछ खाने लायक हो भी सकते हैं और खाने लायक नहीं भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको इसको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ की अगर हम बात करते हैं कि इसमें अगर ये फ्लावर्स वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें है, तो जाहिर सी बात है कि जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें रूट्स हैं, लीव्स हैं, इसमें क्या है, इसमें जड़ें भी हैं, इसमें पत्तियां भी हैं, और इसमें तना भी है। अगर ये तीनों है इसमें, तो जाहिर सी बात है इसमें जाइलम टिश्यू भी होगा और इसमें फ्लोएम टिश्यू भी होगा। यानी कि दोनों प्रकार के जो ऊतक होते हैं, ये दोनों प्रकार के ऊतक, जिनको हम क्या कहते हैं, वस्कुलर टिश्यू या संवहनीय ऊतक या कन्वेक्टिव टिश्यू, ये दोनों भी इसमें पाए जाते हैं। इसलिए इसका जो डेवलपमेंट होगा या इसकी जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ भी क्या होती है इसकी, बहुत ज़्यादा होगी। और डेवलपमेंट यानी कि विकास जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका चूँकि वृद्धि और विकास ज़्यादा होता है, इसीलिए इसी में ही पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म में एक कैटेगरी होती है पेड़ की, ये जो पेड़ है उसका नाम है सेकोया जिजेंटिया। इसका नाम होता है सिकोया जिजेंटिया। आपको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उसको, हिंदी में भी सिकोया जिजेंटिया या जाइजेंटिया भी, या जाइगेंटिया भी इसको कह देते हैं, सिकोया जिजेंटिया। तो सिकोया जिजेंटिया एक उदाहरण है किसका, जिम्नोस्पर्म का। इसकी खास बात क्या होती है कि ये जो पौधा होता है ये पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे टॉल, इसको कह सकते हैं, टॉलेस्ट भी कह सकते हैं या लॉन्गेस्ट भी कह सकते हैं। तो ये क्या होता है, एक लॉन्गेस्ट प्लांट या एक लॉन्गेस्ट ट्री ये होता है। लॉन्गेस्ट ट्री का मतलब यहाँ पर किस बात से है कि यह पौधा पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे लंबा पौधा होता है। सबसे लंबा का मतलब है कि इसकी हाइट लगभग 120 मीटर्स के आसपास होती है, 120 मीटर के आसपास है। आपको इस बात का आइडिया है कि 120 मीटर के आसपास का मतलब है कि 350 फीट से भी ज़्यादा, 350 फीट बहुत बैठता है, आपको ये भी पता है। तो इस पौधे की खास बात क्या है, सिकोया जिजेंटिया, इसके नाम में भी जिजेंटिया लिखा हुआ है। जिजेंटिया का मतलब होता है काफ़ी बड़ा। ये पौधा जो होता है ये पाया जाता है अमेरिका में, और अमेरिका में भी कहाँ पर पाया जाता है, ये अमेरिका के कैलिफोर्निया नाम के स्टेट में। तो कैलिफोर्निया राज्य का जो कोस्टल रीजन है, तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र कौन से वाला, प्रशांत महासागर की साइड वाला जो क्षेत्र है वहाँ का, वहाँ पर ये पौधा पाया जाता है। इसलिए, और इस पौधे की खास बात क्या होती है कि ये बिल्कुल लाल कलर होता है इसके तने का। आप जब भी इसको देखोगे तो ये काफ़ी बड़े बड़े, इतने मोटे मोटे पेड़ भी हो जाते हैं काफ़ी, इनकी 2-2 मीटर भी इनका डायमीटर हो सकता है, 2 मीटर से भी ज़्यादा तक इनका डायमीटर हो जाता है कभी कभी। तो ये पाए जाते हैं कोस्टल रीजन में, इसीलिए इसको हम कहते हैं रेड वुड। वुड का मतलब लकड़ी, इनकी लकड़ी कैसी होती है, लाल होती है। तो रेड वुड जो है कोस्टल ट्री कहते हैं इसको, कोस्टल ट्री। कोस्टल क्यों कहा गया, क्योंकि ये तट के क्षेत्र में पाया जाता है, और पाया जाता है कहाँ पर, कैलिफोर्निया में। यानी कि आप इसको हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं कि कैलिफोर्निया का रेड वुड तटीय पेड़, रेड वुड तटीय पेड़ कहाँ का, कैलिफोर्निया यानी कि यूएसए का। तो ये दुनिया का सबसे लंबा ट्री होता है। इसी में ही एक, अगर ये लंबा है तो इसमें एक और भी होगा कि जो सबसे छोटा होगा, यानी कि छोटा होगा सबसे किस में, जिम्नोस्पर्म कैटेगरी में।
तो उसका नाम है जेमिया पिग्मिया। अब आपको एक बात मैं यहाँ पर फिर से क्लियर करूँगा कि ये पिग्मिया जो शब्द है, पिग्मी, आपको ध्यान रखना है कि पिग्मी जो शब्द होता है इसका मतलब होता है शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब होगा कि छोटा। ये कहीं पर भी यूज किया जा सकता है। जैसे जम्मू कश्मीर में एक पिग्मी होग पाया जाता है। होग का मतलब होता है सूअर की एक प्रजाति होती है। तो ये पूरी पृथ्वी का सबसे छोटा क्या होता है, सूअर होता है। इतना सा सूअर होता है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि अफ्रीका में जहाँ पर ये कोंगो बेसिन है, कोंगो का जो क्षेत्र है, आप लोग जब ज्योग्राफी की वीडियोस देख रहे होंगे तो वहाँ पे डिस्कस किया इसके बारे में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में अफ्रीका के मैप को पढ़ते हुए। तो मैंने बताया था कि वहाँ पर एक पिग्मी नाम की जनजाति रहती है उस क्षेत्र में। आप वहाँ पर देखोगे तो पिग्मी नाम की जो जनजातियाँ हैं ये पेड़ों पर निवास करती है। छोटे छोटे से लोग होते हैं, 4-4 फीट के, 4.5 फीट के, ऐसे ये होते हैं। मैक्सिमम हाइट इनकी 4-4.5 फीट से ऊपर नहीं बढ़ पाती। तो पिग्मी का मतलब शॉर्ट होता है। तो जेमिया पिग्मिया से आप समझ जाओगे कि ये जो पेड़ है ये क्या है, ये स्मॉलेस्ट है। लेकिन स्मॉलेस्ट किस कैटेगरी में है, जिम्नोस्पर्म में। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। यानी कि अनावृत बीजी में सबसे छोटा जो पौधा होता है वो जेमिया पिग्मिया होता है। इसको क्या कहते हैं हम, जेमिया पिग्मिया। ये जेमिया लिख दिया मैंने यहाँ पर, जेमिया पिग्मिया इसको कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें कि और कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जा सकता है इस जो पेड़ है ये, इसमें और कौन कौन सी प्रजातियाँ होती हैं। तो जैसे कि एक पेड़ होता है जिसका नाम है साइकस। इसको हम क्या कहते हैं, साइकस कहते हैं इसको। तो साइकस जो पेड़ होता है इसकी जो छाल होती है, इसकी छाल होती है, इसकी पत्तियाँ होती हैं, इसमें कुछ पाए जाने वाले कुछ छोटे मोटे जो फ्रूट्स टाइप के होते हैं उनको हम फूड्स के तौर, खाने के तौर पर उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको खा सकते हैं। जो पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग होते हैं वो साइकस से भोजन की प्राप्ति करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ से हमें भोजन के अलावा और क्या प्राप्त होता है, यहाँ से हमें प्राप्त होता है वेपर ऑयल। वेपर ऑयल यानी कि तेल भी यहाँ से प्राप्त होता है। इस तेल का यूज़ किस जगह पर किया जा सकता है, इसका यूज़ हम फूड में भी कर सकते हैं और इसका यूज़ हम फ्यूल के तौर पर यानी कि ईंधन के तौर पर भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप लोगों ने देखा होगा कि जो चीड़ का पेड़ होता है, चीड़ का पेड़ में आपने देखा होगा कि उसकी जो छाल होती है वहाँ से लगातार एक लिक्विड फ्लो करता रहता है और उसको जो पुराने टाइम में लोग उससे मसाले जलाया करते थे, जो मसाल होती है। और उसके अलावा कुछ लोग उसको यूज़ करते हैं अभी भी वहाँ पर खाना वाना पकाने के संदर्भ में फ्यूल यानी कि ईंधन के तौर पर यूज़ करते हैं। तो जैसे कि मैं चीड़ की बात करते हैं तो चीड़ को हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं पाइन। पाइन या चीड़ इसको कह देंगे। इससे प्राप्त होता है तारपिन ऑयल, तारपिन का तेल इससे क्या होता है, प्राप्त होता है। इसके अलावा एक होता है दूसरा जिसको हम बोलते हैं देवदार का पेड़। देवदार आपने सुना होगा। तो देवदार जो होता है, देवदार का जो ये ट्री होता है ये भी किसका हिस्सा है, ये भी जिम्नोस्पर्म का हिस्सा है। इससे जो हम प्राप्त करते हैं, इससे भी हम क्या प्राप्त करते हैं, ऑयल प्राप्त करते हैं इससे भी। और ऑयल कौन सा होता है, सिट्रस ऑयल। सिट्रस ऑयल, सिट्रस ऑयल का यूज़ हम फूड के तौर पर भी कर सकते हैं और साथ ही साथ में इसका फ्यूल के तौर पर यानी कि ईंधन के तौर पर भी इसका यूज़ किया जाता है। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आप लोगों को फिर भी एक सजेशन दूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी कमी रहे आपकी स्टडी में, कि आप लोग एक बार जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी को इंटरनेट से ज़रूर देख लेना। और इसमें कुछ प्रजातियाँ और भी ऐसी हैं, 8-10 ऐसी जो कुछ फैक्ट्स हैं जो आप वहाँ से इसको नोट कर सकते हो ताकि आपके पेपर में हर प्रकार से आप तैयार हो सको। प्यारे दोस्तों, जो पौधे की सबसे डेवलप जो प्रजाति होती है उसको हम कहते हैं एंजियोस्पर्म, जिसके लिए हिंदी में शब्द होता है आवृत्तबीजी। ये कैसा होता है, आवृत्तबीजी। आवृत्तबीजी वही पेड़ पौधे हैं जिनको जनरली आप देखते रहते हैं। आप कहीं पर भी जाओगे, किसी भी क्षेत्र में, आपने आम का पेड़ देखा, आपने यूकेलिप्टस का पेड़ देखा, आपने और भी बहुत सारे पेड़ पौधे देखे इस प्रकार से, जैसे जामुन का पेड़ है, जितने भी फ्रूट्स देने वाले पौधे हैं आपने देखे होंगे जो बड़े बड़े होते हैं, फैले हुए होते हैं। उसमें चाहे आपका बरगद ही क्यों ना हो, उसमें सॉरी बरगद बता रहा हूँ, जो ये होता है ना आपका क्या कहते हैं उसको, जहाँ से प्राप्त होते हैं, गूलर का जो पेड़ वगैरह होता है, ये सभी की सभी इसी एंजियोस्पर्म की कैटेगरी में आती है। तो इसको और भी आसान समझने के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि ये ऐसा पेड़ होता है जो फुल्ली डेवलप्ड होता है। तो आपको जब भी कोई पेड़ दिखाई पड़े ऐसा कि जहाँ जिसमें आपको पत्तियाँ भी अच्छे प्रकार से दिख रही हैं, यानी कि जो लीव्स होती हैं वो भी पूरी तरह से डेवलप हो, उसके अलावा जो फ्रूट्स होते हैं वो भी पूरी तरह से डेवलप हो,
जिसमें सीड्स यानी कि जो बीज होंगे वो भी पूरी तरह से क्या हो, डेवलप हो। उसके अलावा पौधे की जो रूट्स होती हैं वो भी बहुत गहरी हो, ज़मीन में धंसी हुई। उसके अलावा जो पौधे का स्टेम होता है वो भी ठीक ठाक प्रकार से क्या होता है, इसके स्टेम को हम क्या कहते हैं कि इसके स्टेम से बहुत सारे जो है छोटे छोटे पार्ट्स निकलते हैं, उसकी ब्रांचेस निकलती है। इस पौधे की खास बात क्या होती है कि इसमें ब्रांचेस ज़्यादा होती हैं। बस ये एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जो आपको पहचान करवाने में आसानी कराएगा। जैसे आपने देखा होगा ना कि आम के पेड़ में अगर ये स्टेम है तो यहाँ से एक टहनी इधर को ब्रांच यहाँ निकल गई, एक ब्रांच इधर निकल गई, एक ब्रांच इधर निकल गई, एक ब्रांच इधर निकल गई, और फिर इनमें से भी छोटी छोटी सी जो ब्रांचेस निकल गई, और फिर बाद में वो ऐसे डेवलप होता है। तो जितने भी ये पौधे होते हैं इस प्रकार के जिनमें बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, तो समझ जाना कि वो पौधा कौन सा है, एंजियोस्पर्म है। अब वो पौधा चाहे आपको आम का दिखाई पड़े, चाहे अमरूद का हो, चाहे वो जामुन का हो, या किसी और भी जो कोई फ्रूट्स को देने वाला कोई भी ऐसा पेड़ वगैरह हो, जो आपको लगेगा कि पूरा डेवलप है, वही क्या होगा, एंजियोस्पर्म। इसलिए पृथ्वी पर पाया जाने वाला जो सबसे ज़्यादा डेवलप या सबसे ज़्यादा एक प्रकार से कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मैच्योर या परिपक्व जो पौधा होता है वो आवृतबीजी में होता है। आवृतबीजी की पहचान कैसे कर सकते हैं आप लोग, आप जब भी उसका सीड यानी कि बीज देखोगे तो वो बीज कवर्ड बीज होगा। उसको क्या कहते हैं हम, आवृतबीजी का मतलब होता है कि इसके जो सीड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कवर्ड होते हैं। ऊपर से उनको यानी कि क्या होती है, प्रोटेक्शन होती है। तो ये पौधा अपनी सुरक्षा करना अच्छे प्रकार से जानता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूँ उसका, एक होता है यूकेलिप्टस, जिसको जनरली हम बोल देते हैं लिप्टिस का पेड़। तो यूकेलिप्टस, तो यूकेलिप्टस जो पेड़ होता है इस वाली कैटेगरी में ये लॉन्गेस्ट पेड़ होता है। अब आप कहोगे कि इसमें तो फ्रूट्स पाए जाते हैं, फ्रूट्स होते हैं उसमें, लेकिन बहुत ही छोटे छोटे फ्रूट्स होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, वो डेवलप होते हैं फिर भी। तो लॉन्गेस्ट ट्री होता है, लॉन्गेस्ट यानी कि सबसे लंबा पेड़ होगा किस वाली कैटेगरी का, आवृतबीजी का। यानी कि आवृतबीजी में सबसे ज़्यादा लंबा जो पेड़ होगा वो कौन सा है, यूकेलिप्टस, यानी कि लॉन्गेस्ट ट्री इन द कैटेगरी ऑफ एंजियोस्पर्म। वो कौन सा है, यूकेलिप्टस है। यूकेलिप्टस अगर जो सबसे लंबा है तो जाहिर सी बात है कोई ऐसा भी होगा जो सबसे छोटा होता है, उसका नाम है लेमना। लेमना के नाम से आपको पता चल रहा होगा कि छोटा, छोटे को इंडिकेट कर रहा है, तो इसलिए ये एक स्मॉलेस्ट ट्री होता है। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर स्मॉलेस्ट या सबसे छोटा ट्री, ये दोनों जो बातें हुई है ना, किसके बारे में हो रही है, एंजियोस्पर्म के बारे में हो रही है, पूरी दुनिया के बारे में नहीं हो रही। पूरी दुनिया का सबसे लंबा पेड़ जो है वो कौन सा है, वो आपको भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, उसका नाम क्या था, रेड कोस्ट जो वुड है, यानी कि जो था सिकोया जिजेंटिया, जो कि जिम्नोस्पर्म का हिस्सा था, वो था। ये डेवलप ज़्यादा है लेकिन लंबा सबसे ज़्यादा ये नहीं होता। इसी प्रकार से जो सबसे छोटा था इस वाली कैटेगरी में यानी कि फेनोरोगेम्स में, वो कौन से वाला था, वो भी जेमिया था, पिछले वाला, ये वाला उसमें नहीं था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। एंजियोस्पर्म में ही क्या होता है कि ये पौधे जो होते हैं, इसको थोड़ा सा मैं और भी यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा कि ज़्यादातर कहाँ पर पाए जाते हैं। आप लोगों ने अगर ज्योग्राफी की वीडियो देखी होगी तो मैंने बायोडाइवर्सिटी के बारे में वहाँ पर थोड़ा सा जिक्र किया हुआ है अपने हर एक वीडियो में। तो जैसे आप जानते हो कि ये बीच वाली रेखा इक्वेटर होती है, जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। यहाँ पर ये पोल्स होते हैं, ये नॉर्थ पोल है यानी कि उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पर ये दक्षिण ध्रुव है नीचे की साइड में। आपको पता है कि सन जो होता है, सूर्य की प्रकाश की जो इंटेंसिटी होती है, सोलर रेडिएशन की जो इंटेंसिटी होती है, जिसको हम शॉर्ट वेव रेडिएशन कहते हैं, उसकी सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी इक्वेटर पर होती है। यही वजह है कि इक्वेटर पर तापमान सबसे ज़्यादा रहता है, जबकि ध्रुवों पर तापमान सबसे कम रहता है। आपको ये पता है। और आपको पता है कि तापमान यानी कि टेम्परेचर एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। भाई जहाँ पर धूप ही नहीं होगी वहाँ पर तो फिर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और अगर फोटोसिंथेसिस वहाँ पर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर वनस्पतियाँ भी ऐसी नहीं होगी। लेकिन जहाँ पर तापमान ज़्यादा है वहाँ पर फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जहाँ पर सूर्य की धूप ज़्यादा पहुँच रही है। और जहाँ पर सूर्य की धूप ज़्यादा होगी, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, वहाँ पर पेड़ पौधे भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, ज़्यादा मजबूत भी होंगे। यही वजह है कि इस क्षेत्र में पेड़ पौधे जो पाए जाते हैं, इस वाले क्षेत्र में जिसको हम विषुवतीय क्षेत्र कहते हैं, यहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे। अगर पेड़ पौधे यहाँ पर ज़्यादा है तो पेड़ पौधों पर फिर फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं, उनसे जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा होंगे, और उन खाद्य पदार्थों पर आश्रित रहने वाले जीव जंतु भी वहाँ पर क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। यानी कि इस क्षेत्र में, इक्वेटर के क्षेत्र में आप देखोगे कि यहाँ पर वनस्पति तो ज़्यादा है ही है। ठीक है जी, वनस्पति ज़्यादा क्यों हुई, इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस ज़्यादा है।
फोटोसिंथेसिस ज़्यादा है, वनस्पति ज़्यादा है, ज़्यादा यहाँ पर फ्रूट्स है, इसी वजह से यहाँ पर जीव जंतु भी क्या होंगे, यहाँ पर ज़्यादा होंगे। और जिस जगह पर वनस्पति और जीव जंतु दोनों ज़्यादा होते हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जीव मिलेंगे, अलग अलग प्रकार की यहाँ पर वनस्पति मिलेगी, और इसी को ही हम कह देते हैं जैव विविधता, जिसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी जो होगी वो क्षेत्र की क्या होती है, ज़्यादा होती है, जबकि यहाँ की बायोडाइवर्सिटी जो होगी वो क्या होती है, कम होती है। इस वाले क्षेत्र की भी बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, कम होगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एंजियोस्पर्म नाम के जो पौधे होंगे ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर होंगे, तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर होते हैं, इस वाले रीजन में पाए जाते हैं। इस वाले रीजन में या इसके आसपास का जो क्षेत्र होता है, जिसको हम ट्रॉपिकल रीजन या उष्णकटिबंध जिसको हम कहते हैं, तो अधिकांश पौधे यहीं पर ही पाए जाते हैं। इन्हीं पौधों में से एक बड़ा प्रसिद्ध पौधा है जिसका नाम है, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, जिसका नाम है सिनकोना। सिनकोना, इसको हम क्या बोलते हैं, सिनकोना कहते हैं। अभी मैंने थोड़े पहले इसके बारे में डिस्कस किया था। सिनकोना जो होता है ये एक विषुवत रेखा के आसपास में पाया जाता है। तो यानी कि ये विषुवत रेखीय जो है एक वन होगा, एक पौधा होगा। जिस जगह पर विषुवत रेखा है यहाँ पर तापमान ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर वेपोराइजेशन का यानी कि वाष्पीकरण का प्रोसेस भी ज़्यादा होता है, और यहाँ पर वर्षा की मात्रा भी ज़्यादा होती है, वर्ष भर वर्षा होती है। यहाँ पर ज्योग्राफी की वीडियो में सारी बातें हमने डिस्कस की हुई है। तो इसीलिए यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं वहाँ पर लगातार वर्षा होती है, तो इनको हम वर्षा वन भी कहते हैं। तो विषुवत रेखीय वर्षा वन या इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट का एक जो है प्रजाति वहाँ पर है, कौन सी, सिनकोना। इस सिनकोना से हम प्राप्त करते हैं क्विनोन, इसको हम क्या बोलते हैं, कुनेन कहते हैं इसको हिंदी में। वैसे तो आपने भी देखा होगा कि जैसे कोरोना वायरस फिलहाल जो बहुत चर्चा में है, और कोरोना वायरस से बचने के लिए एक तो होते हैं जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन। हाइड्रोक्सी एक मेडिसिन है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनन। इसको क्विनन कह देंगे, क्विनेन कह देंगे, कुछ भी कह सकते हैं, या एक हाइड्रोक्सी क्विनेन भी हो सकता है, या क्लोरोक्विनेन भी हो सकती है। एक मेडिसिन है दूसरी, उसका भी मैं लिख देता हूँ, क्लोरोक्विनेन। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि दोनों जगह पर क्विनेन शब्द का इस्तेमाल है। ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनेन वही दवाई है कि जिसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी जो है भारत से बोला था कि हमको इस दवाई की सप्लाई जारी रखो। तो ये दवाइयाँ ऐसी जगह पर ही पैदा हो सकती है जहाँ पर क्या हो, तापमान ठीक ठाक होता है, जैसे हमारा देश है। तो इसमें इस दवाई को बनाने में आपने देखा दोनों जगह कुनेन है, यानी कि कुनेन की क्या होती है, इसमें आवश्यकता पड़ती है। तो जो ये कुनेन होता है ये प्राप्त हमें कहाँ से होता है, ये प्राप्त होता है हमें सिनकोना नाम के इस पेड़ से। और इसका जो हम यूज़ करते हैं वो करते हैं किस प्रकार से, इसका हम यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक के तौर पर। एंटीबायोटिक यानी कि प्रतिजैविक, इसको हम कह देंगे प्रतिजैविक। और प्रतिजैविक है तो जाहिर सी बात है कि जैसे मलेरिया में है प्लाज्मोडियम नाम का एक होता है प्रोटोजोआ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक होता है आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, प्लाज्मोडियम नाम का एक प्रोटोजोआ होता है। ये प्रोटोजोआ क्या करता है, ये जो है एक बीमारी पैदा करता है जिसको हम कहते हैं इट कॉजेज मलेरिया। ये मलेरिया नाम की बीमारी को पैदा करता है। तो जाहिर सी बात है कि इस मलेरिया के क्योरिंग के लिए, क्योरिंग समझ रहे हो ना, उसके उपचार के लिए तो हम किसका यूज़ करते हैं, क्विनेन का यूज़ करते हैं। और जो कहाँ से प्राप्त होता है, सिनकोना से। तो यानी कि सिनकोना से हम बोल सकते हैं कि एक मलेरिया रोधक औषधि का निर्माण होता है। समझ पाया बात को। तो ये कुनेन जो है प्राप्त होता है कहाँ से, सिनकोना नाम के इस पेड़ से प्राप्त होता है। तो इन बातों को आप जो है ध्यान रखनी है। आज की क्लास में तो हम इतना ही रखेंगे इस चीज़ को। और आप एक बात और ध्यान रखनी है कि कोई भी वीडियो अगर आप देखोगे, अगर आपने अभी तक मेरी कोई भी वीडियो पूरी देखी होगी, तो मैं इस बात की उम्मीद जरूर करूँगा आप लोगों से कि आप लोग उसको अच्छे प्रकार से समझ भी पाओगे। लेकिन अगर कहीं पर फिर भी आपको कोई समस्या ऐसी होती है कि जहाँ पर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया आपकी, तो आप मेरे से कमेंट के माध्यम से, या जो स्टूडेंट्स मेरे पर्सनल है जो ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं हमारे, वहाँ पर आप डायरेक्टली क्वेश्चंस को जो है पूछ सकते हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं कि जो मुझे पर्सनली नहीं जानते, सिर्फ वीडियोज़ को देख रहे हैं, उनसे भी मैं अपील करूंगा कि आप लोगों को अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में वीडियो के ज़रूर पूछें इस बारे में। नमस्कार दोस्तों।